हेलो फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज साल का अंतिम दिन है और हमारे मैगज़ीन का अंतिम क्लास है। इसमें हम जो इसमें साइंस एंड टेक को ख़त्म करेंगे और साथ-साथ जो है आर्ट एंड कल्चर के भी चीज़ों को देख कर के इस मैगज़ीन को हम एंड कर देंगे और नए साल पे नई शुरुआत नवंबर मंथ की मैगज़ीन के साथ की जाएगी। ठीक है? तो अभी अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिकल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है फिजिक्स में, वो किसे दिया गया है? उस बात को हमको देखते हैं कि यूपीएससी इस पे किस तरह से सवाल पूछता है और स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम्स में किस तरह से सवाल आते हैं। ठीक है? तो यूपीएससी जो होता है ना, नोबेल पुरस्कार की जो थीम होती है जिसको दिया गया हो, किस कार्य के लिए दिया गया है, उस कार्य का महत्व क्या है, थोड़ा-सा उसके डिटेल में उसको बस देख लेना होता है कि उसको थोड़ा-सा देख लेंगे आप लोग। वो या तो वन लाइनर तौर पे या इनको दिया गया, ये सब चीज़ें नहीं पूछता है, थोड़ा-सा डिटेल में जाता है वो। ठीक है? वो कार्य क्या होते हैं उस चीज़ पे देखता है। तो पुरस्कार किसको दिया गया, ये बात जानने से पहले कि पियरे एगोस्टिनी है, फेरेंक क्रास्क है और एनी एल हुइलियर है। ये 3 लोग हैं, 3 लोगों को जो है ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस चीज़ पे दिया गया? तो यह पदार्थ में जो भी सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ में होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन की जो गतिकी होती है, इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए प्रकाश की एटोसेकंड पल्सेस उत्पन्न करने वाली जो भी प्रयोगात्मक विधियाँ हैं ना, उसकी खोज की गई, उन्हीं को लिए इनको दिया गया है, तीनों को। ठीक है? तो किस लिए दिया गया है? जो इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए प्रकाश की एटोसेकंड पल्सेस का उत्पन्न करने वाली जो भी प्रयोगात्मक विधियाँ होती है ना, उसकी खोज इन 3 लोगों ने की थी। मतलब किस प्रकार से किन विधियों का प्रयोग करके प्रकाश की एटोसेकंड पल्सेस उत्पन्न की जाती है, उसका इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स का अध्ययन हो, ठीक है? उस चीज़ के लिए तीनों लोगों को दिया गया है। यही बात यहाँ पे की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन गतिकी क्या होती है, पहले इसको बारे में जान लेते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन गतिकी यानी कि इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स होता है, उसके बारे में थोड़ा-सा इसमें समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है मैगज़ीन में, ठीक है? तो सरल शब्दों में अगर बोला जाए, तो जो भी परमाणु होते हैं ना और अणु होते हैं, यानी कि जो भी एटम्स होंगे, ठीक? और जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है? तो उसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके जो बिहेवियर की यानी उसका बिहेवियर कैसा है, उसका मोशन यानी उसकी स्पीड, गति और अन्य चीज़ क्या है, उसी के जो अध्ययन होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स को। उसी को इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है? अब आप जानते होंगे कि जो एक एटम होता है, वो क्या होता है? उसमें मतलब एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस सब चीज़ों की तरफ से बना होता है। मतलब उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ घूमता रहता है। तो जो चारों तरफ जो चीज़ घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो उसी का मोशन, उसी की गति, स्पीड, उसका बिहेवियर, इसी के अध्ययन को इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स बोलते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि बहुत सूक्ष्म जो भी गतिविधि होगी कोई भी परमाणु के अंदर, जो भी गतिविधियाँ होंगी, तो क्या होंगी, एकदम माइक्रो लेवल पे घटित होती हैं। और ये क्या होता है, 1 सेकंड के मतलब होता क्या है कि परमाणु जो होता है ना, 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से में गति कर सकते हैं और घूम सकते हैं। ठीक है? ये बहुत छोटा-सा टाइम पीरियड है और इसको मापना और इसी का अध्ययन करना एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती होती है, ठीक है? तो इस टाइम स्केल को क्या बोलते हैं? फेमेटोसेकंड बोलते हैं। अगर इसको ध्यान से देखिए आप लोग इसको थोड़ा, कि फेमेटोसेकंड बोलते हैं किस चीज़ को? कि जब एक परमाणु होता है, वो 1 सेकंड का 1 अरबवें हिस्से के 10 लाखवें हिस्से में, मतलब 1 सेकंड का 1 अरब हिस्से का जो 10वां लाख हिस्सा होगा ना, उसमें वो गति करता है और घूम सकता है। जो ये टाइम स्केल होता है ना, जो टाइम स्केल, इसमें ये घूमता है, उसी को क्या बोलते हैं? फेमेटोसेकंड बोलते हैं। 1 फेमेटोसेकंड कितना होता है? 1 फेमेटोसेकंड इज़ इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 15 सेकंड। इतना खतरनाक, ये इतना कम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये बात है, ठीक है? ये बताया गया है परमाणु के बारे में। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स अब परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, वो एटो सेकंड में मोशन करते हैं। एटो सेकंड में, ठीक है? तो जो एटो सेकंड में मोशन करते हैं, तो उनका अध्ययन और मुश्किल हो जाता है, ठीक है? ये क्या होता है, ये एटो सेकंड जो है वो फेमेटो सेकंड से भी छोटा टाइम इसके लिए। मतलब अगर आप देखें तो 10 फेमेटो सेकंड कितना होता है? फेमेटो सेकंड होगा 10 टू पावर माइनस 15 सेकंड, ठीक है? लेकिन जो एक एटो सेकंड होगा ना, वो हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 18, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, ये 1 सेकंड का। यानी कहाँ ये 15 था,
3 और बढ़ा दीजिए, 1000 हाँ 1000 के आसपास, ठीक है। तो उससे उससे भी छोटा होता है ये इलेक्ट्रॉन की गति, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, उसका अध्ययन काफ़ी कठिन होता है, ठीक है। तो इसी पर उन्होंने अध्ययन किया, एटोसेकंड और एटोसेकंड साइंस। तो जब आप देख लीजिए ये क्या है, ये बनाया गया है टाइम स्केल, ठीक है, ये टाइम स्केल बनाया गया, ठीक। तो टाइम ब्रह्मांड की आयु बताई गई है और ये सेकेंड्स हैं, ठीक। और ये सेकेंड्स के बाद जो है ये एटो सेकेंड्स है, इधर जाएंगे एटो सेकेंड्स है। तो एटो सेकेंड्स का भी जो है वो क्या है कि ये इस पर बताया गया है कि एक एटो सेकेंड क्या होता है, एक सेकेंड के एक इंटू 1 × 10⁻18 के बराबर होता है। इसमें ये विज्ञान क्या बताता है कि इस तरह की अत्यंत लघु अवधि वाले जो सेकेंड पल्सेस जो उत्पन्न होती है ना, इसी का उपयोग क्या होता है, अत्यंत तीव्र प्रक्रियाओं का अध्ययन करने हेतु किया जाता है। इन्हीं के साइंस को एटो सेकेंड साइंस बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात की जा रही है किस चीज़ पे, कि जिस चीज़ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार जो दिया गया ना, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, पहले उसको ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स पे इन्होंने काम किया। जो 3 लोग थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में मिला, उन्होंने इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स पे काम किया है। पहली बात ये बात जान लीजिए। उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु के अंदर, जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस का जो चारों तरफ घूमता रहता है, उसका व्यवहार, बिहेवियर, उसकी गति और डायनेमिक्स को उन्होंने उसका अध्ययन किया, ठीक। अब जानते हैं कि जो टाइम स्केल होता है, तो परमाणु क्या होता है, परमाणु एक फेमेटो सेकेंड में घूम सकते हैं, इसके टाइम स्केल को नापने का तरीका है, ठीक। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एटो सेकेंड में मोशन करते हैं, गति करते हैं, ठीक। तो इन्हीं का अध्ययन इन्होंने किस तरह से किया है, उसी चीज़ पे इनको जो है, और जो बिहेवियर और जो प्रोसेस और जो प्रयोगात्मक तरीके उन्होंने बताए हैं, इसी पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। यही बात जो है यहाँ पे कहने की जा रही है, बस। इससे अधिक जो है, अब क्या होता है, इसमें अधिक आपको पढ़िए मत, क्योंकि इससे अधिक यूपीएससी जाएगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि अब इतना डिटेल में जाना ये आपके बस का भी नहीं है और हमारे बस का भी ये चीज़ें नहीं हैं कि इसको हम डिटेल में जाएं, और ये हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि ये बेसिक जो बात है वो हमने बता दी कि प्रीलिम्स के लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो खैर आएगा ही नहीं ये सब, ठीक है। अब आता है कि एटो सेकेंड का उपयोग कहाँ कर सकते हैं फिजिक्स के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, ये यूपीएससी यहाँ टारगेट करता है कि कहाँ चीज़ें, अब जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप उठाकर देख लीजिए 1991 से लेकर के, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी टारगेट कहाँ कहाँ करता है, क्वेश्चंस में टारगेट करता है उसका उपयोग पे, उसका यूजेस पे उपयोग करता है, ठीक है। तो कहाँ होगा, चिकित्सकीय निदान में होगा उपयोग। कैसे, शरीर में किसी भी विशेष अणु की उपस्थिति की जाँच की जाएगी इसकी सहायता से, जो एटो सेकेंड का, ठीक है। रोगों की पहचान के लिए क्या है, जो ब्लड है ना, ब्लड में जो मॉलिक्यूल्स लेवल के जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन हम लोग कर सकेंगे, ठीक है। अल्ट्रा फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास होगा, जैसे क्या है कि जो अधिक तीव्र गति से कार्य करने वाले जो भी उपकरण होंगे, डिवाइसेस होंगी, और बेहतर दूरसंचार होगा, जैसे कि कम्युनिकेशन सुधरेगा, ठीक है। इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी का विकास करने में यहाँ पे मदद मिलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का सटीक नियंत्रण हो सकेगा, जैसे जो मटेरियल साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के क्षेत्र में क्या है, जो भी स्मॉल पीरियड में जो भी परमाणु गतिविधियां, यानी कि जो एटम्स लेवल पे और मॉलिक्यूल्स लेवल पे जो प्रोसेस होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसी इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और यही बात है, इस पे यहाँ इस पे इनको कार्य के लिए जो है फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। उम्मीद है आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी जो मैंने हाईलाइट किया बस उतना ही आपको इसमें देखना है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है और आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अब आता है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। ये किसको मिला है, ये मिला है मोंगी जी बावेंडी को, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी येकीमेव को। ये 3 लोगों को मिलाकर मिला है, ठीक है। किस चीज़ के लिए मिला है, कि मिला इसलिए है कि यह पुरस्कार क्या है, क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास के लिए इन 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। क्वांटम डॉट्स जो होता है, इन्हीं लोगों 3 लोगों ने इसका खोज किया और इसका विकास किया। तो मैंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी याकीमोव को, 3 लोगों को जो है क्वांटम डॉट्स में खोज और विकास के लिए पुरस्कार दिया गया। क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या आप जानते हैं, जैसे कि क्वांटम डॉट क्या है, एक क्वांटम डॉट होते हैं कि मानव निर्मित सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स होते हैं मानव निर्मित। यहाँ बात आप जो चीज़ लिखी जा रही है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि मानव निर्मित है, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होते हैं। मतलब उनमें जो अब से एक होता है कंडक्टर,
एक होता है इंसुलेटर, और उसके बीच की जो स्थिति होती है सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की बात सुनते होंगे आप। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है कि इसमें इंसुलेटर में तो मान लीजिए कि कोई भी जो कंडक्शन है वो तो होगा ही नहीं। मतलब वो क्या है कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी या करंट या अन्य चीज़ें जो है वो पास नहीं कर सकता, हीट पास नहीं कर सकता। कंडक्टर क्या है, वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं और ये पास करता है। पर सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये मैनमेड होता है, या फिर अगर ये इसको हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन की प्रोसेस जो कुछ भी होगी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक, इसका आकार क्या होता है, इसका आकार 10 नैनोमीटर यानी कि 1 × 10⁻⁹ मीटर से अधिक नहीं होता। दूसरे शब्दों में अगर हम कह दें तो क्वांटम डॉट क्या होते हैं, ऐसे नैनो पार्टिकल होंगे जो आकार में इतने छोटे होते हैं कि आकार ही उनका गुणों का निर्धारण करता है। ठीक है, ये क्या होते हैं कि ये जो अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे कैडमियम हो गया, सेलेनियम हो गया, इससे मिलकर के बने होते हैं। कैडमियम और सेलेनियम इससे मिलकर के बने होते हैं, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, कुछ धातुओं में क्या है कि अनेक जो कुछ मेटल्स होते हैं ऐसे, उसमें जो क्वांटम डॉट्स के समान व्यवहार देखने को मिलता है। ऐसे क्या होता है, इनको जो है मेटल क्वांटम डॉट्स भी कह सकते हैं। मतलब अगर आप इसको देखिए कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, ऐसे क्रिस्टली, देखिए क्वांटम डॉट्स की बात की रही है, ये पृथ्वी हो गया। ठीक, अब ये फुटबॉल है और यहाँ कुछ एक संरचना बनाई गई है। क्वांटम, इसको देखिए, क्वांटम डॉट्स ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें प्राय कुछ 1000 परमाणु होते हैं। ठीक, 1000 परमाणु। आकार के संदर्भ में देखें तो इसका क्या है, इसका एक फुटबॉल से, इसका जिसे मान लीजिए एक पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी का संबंध फुटबॉल से कितना है, यानी पृथ्वी के कंपैरिजन में फुटबॉल जितना होगा, उसी फुटबॉल के कंपैरिजन में क्वांटम डॉट्स के ये कुछ जो परमाणु हैं उनकी बात की जा रही है। जो कंपेरिजन इसका, उसके वही कंपेरिजन इस साइज का है। ठीक है, यही बात यहाँ पे की जा रही है कि बहुत छोटे से पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्वांटम डॉट्स को क्या है, 0 डायमेंशन इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के रूप में जाना जाता है। तो इसको अगर ये सवाल पूछे, यूपीपीसीएस से पूछ सकता है कि 0 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के रूप में किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो क्वांटम डॉट्स को जाना जाता है। कृत्रिम परमाणु या शून्य आयाम यानी 0 डायमेंशन, इस पर कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान से रखनी है। ठीक, अब इसमें बात यह है कि कुछ चीज़ें बस जाननी है इसमें कि होता क्या है कि इसका गुण क्या है। तो क्वांटम कॉन्फाइनमेंट, इसके चलते क्या है कि ऑप्टिकल्स और ट्रांसपोर्ट में कई विशिष्ट गुण होते हैं। मतलब ये है कि ये क्वांटम परिरोध प्रदर्शित करते हैं। ठीक, मतलब ये क्या है, अब इसको देख लिए, क्वांटम परिरोध होता क्या है। क्वांटम के तरीकों की तरह ही जो है वो अपना गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे फ्लोरेसेंस हो गया, यानी कि जब किसी बाहरी, अब क्वांटम डॉट्स है, मान लीजिए क्वांटम डॉट्स है, इस पर किसी बाहरी प्रकाश से इसको अगर हम इस पर फ्लो करेंगे, बाहरी प्रकाश डालेंगे, तो क्या होगा कि जो एक विशिष्ट वेवलेंथ के कारण क्या होगा, एक फोटॉन उत्सर्जित करेगा और ये क्या होगा, ये जल जाएगा। ठीक है, ये जलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, एक होगा टनेबल इमिशंस, क्या होता है कि अपने अपने आकार के आधार पे अलग अलग रंगों के साथ प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक, इसलिए इसका उपयोग कहाँ हो सकता है, डिस्प्ले प्रौद्योगिकी और बायो इमेजिंग में कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अपने आकार के आधार पे, अपने जो जैसा आकार होगा उसी के आधार पे क्या होगा, अलग अलग तरह के जो है ये प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। फोटो स्टेबिलिटी क्या है कि ये जो है अब पारंपरिक ऑर्गेनिक डाई की तुलना में क्या है, ये प्रकाश विरंजन या फ्लोटो ब्लीचिंग की संभावना कम होती है। मतलब जैसे कि ये इन पे जो है हास्य, मतलब इसमें जो जिस प्रकार से प्रकाश का हास्य होता है वो इसमें कम होता है। इस कारण से क्या है कि ये जो है लाइव सेल इमेजिंग के लिए उपयोग होते हैं, उपयोगितापूर्ण इसमें माना जाता है। मतलब ये इसमें क्या है कि जो प्रकाश की जो प्रकीर्णन की जो मात्रा होती है ना, वो कम नहीं होती है समय के साथ में। पदार्थ की विविधता में देखें तो क्वांटम डॉट्स को क्या है, अलग अलग अर्धचालक पदार्थ जैसे कि कैडमियम सेलेनाइट, लेड सल्फाइड और इंडियम आर्सेनाइड के साथ क्या है, इससे बनाया जा सकता है। बायोकम्पैटिबिलिटी क्या है, इसका उपयोग क्या है, जीवित कोशिकाओं को नुकसान किए बिना मानव का उपचार करने और जैविक अनुसंधान में यानी बायो रिसर्च में इसका हम यूज कर सकते हैं, बायो इमेजिंग में इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ क्या है कि मान लीजिए कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या होता है कि जैसे शरीर में मान लीजिए किडनी के पास कोई दवा पहुंचानी है, ठीक है, किडनी के पास, या मान लीजिए पैनक्रियाज के पास, तो ये क्या कर सकते हैं, इनका हम उपयोग करके टारगेटेड ड्रग डिलीवरी यानी कि सीधे सीधे जो है ना कहीं ऊपर सुई, ये नहीं कि त्वचा में सुई लगाए और फिर इसके बाद पैनक्रियाज के पास इसका संदेश पहुंच जाए या दवा पहुंच जाए, ऐसा नहीं। वो टारगेटेड क्या कर सकते हैं, जा करके हम पैनक्रियाज के पास वो उस ड्रग्स या मेडिसिन को हम लोग दे सकते हैं। इसका उपयोग यही हो सकता है। ठीक है, तो इसका उपयोग तो है कि क्वांटम डॉट्स का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी में, ठीक,
ठीक, इसके बाद कैमरा में, डिस्प्ले में, इल्यूमिनेशन में, क्या है कि सोलर कंस्ट्रक्टर्स में, ऊर्जा उत्पादन में, फोटोवोल्टिक सेल में, ड्रग डिलीवरी में, ठीक है, इमेजिंग और बायोमेडिसिन, क्वांटम इंफॉर्मेशन, संचार, मशीन विजन, बहुत सारे चीज़ हैं, इसमें हम लोग उपयोग इसका कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। इसमें आप लोग देख लीजिए, जैसे कि इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, QLED तकनीक पर, यानी LED लैंप बनाने में, एडवांस सर्जरी कर सकते हैं, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, मैंने बताया आपको कि जहाँ ज़रूरत हो शरीर में, उसी अंग पे सीधे टारगेट करके हम उस मेडिसिन को, उस दवा को हम लोग पहुँचा सकते हैं। नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, जीवित जो भी टिश्यूज़ होते हैं, उसको मैपिंग करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। एंटी काउंटरफिट उपयोग में इसका मतलब क्या है कि जो भी करेंसी और दस्तावेज होते हैं, उसमें सुरक्षा मार्कर के रूप में इसका उपयोग हो सकता है। पतले सोलर सेल का निर्माण कर सकते हैं। ये अनेक प्रकार के जो कार्य हैं इससे हो सकते हैं, तो इन कार्यों को भी तो आपको ध्यान में देना है। ठीक है, अब आता है कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला। ठीक है, तो यह मिला, किनको मिला पहले देख लीजिए, कैटालिन कारिको को मिला, कैटालिन कारिको को मिला ये आपको। ठीक है, और ड्रू विसमैन, इससे इम्पॉर्टेंट है इतना कि इससे एक सवाल यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस में चाहे बीपीएससी में ये बनेगा, 100% श्योर है। आज मैं लिख के दे रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा इसको। कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन, ये क्या है, इनको जो है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 का। क्यों मिला है कि न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन से, जो भी न्यूक्लियोसाइड यानी कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें क्या होता है कि हम लोग डीएनए और आरएनए के जो है संरचना में देखेंगे तो उसमें जो बेस होता है, बेस का मॉडिफिकेशन होता है ना, उसकी जुड़ी महत्वपूर्ण खोजों के लिए मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। ये खोज क्या इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जो भी कोविड-19 महामारी थी, कोविड-19 की महामारी थी, उसके विरुद्ध जो भी लड़ाई हुई ना, उसमें प्रभावी कि कौन टीका था, mRNA टीका। नाम सुना होगा आपने, बहुत चर्चित में रहा mRNA टीका। इसी के विकास को संभव बनाया था इन्हीं खोजों ने। इसीलिए जो है इनको मिला है, कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इस पे। कैसे मिला है, कैसे क्या करता है, कहाँ से सवाल बनता है, ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक, तो अब इसमें देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग ये मैगजीन का जो साइंस एंड टेक वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो टीकाकरण क्या होता है कि टीकाकरण होता ये है कि जो भी किसी रोगजनक होता है ना, उस यारी क्या हो गया, इसके प्रति क्या शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है ना, उसको बेहतर ढंग से बचाव करने में क्या करता है, सक्षम बनाता है। ठीक है, लंबे समय तक क्या है कि जो पोलियो, खसरा, येलो फीवर जो बीमारियां थी, उसके बचाव के लिए क्या करते थे हम लोग कि जो एक मृत या क्षीण वायरस होता था, मतलब एक वायरस होता था जो डेड हो या फिर एकदम कमजोर हो, उसका आधारित टीके का उपयोग हम लोग करते थे। ठीक, समय के साथ क्या हुआ कि प्रगति हुई, जैसे जैसे समय बदला तो फिर टीकों को बनाने के लिए एक पूरा वायरस नहीं लेते थे, बल्कि उसका जेनेटिक कोड, मतलब उसके जीन का जो एक छोटा सा हिस्सा लेते थे और उससे उपयोग से हम लोग क्या करने लगे, टीके बनाने लगे। अब ये टीके क्या होने, इसको बोले जाने लगा डीएनए आधारित टीका। ठीक, डीएनए आधारित टीका पहले, मतलब आप समझिए ये विकास यात्रा कैसे हुई। मान लीजिए पोलियो, खसरा, येलो फीवर जैसी बीमारियां जब होती थी तो उसके लिए क्या करता था कि टीका बनता था। तो उस टीके में क्या होता था कि जो पहले एक डेड वायरस हो या फिर कमजोर वायरस होगा, कोई कमजोर वायरस होता था, उसका हम लोग उपयोग करते थे और उसे टीका बनाते थे। फिर अब उस टीका को हमारी जो शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र थी वो क्या समझती थी कि ये एक वायरस है और उससे लड़ने के लिए अपनी प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित कर लेती थी। ठीक है, अब उस विकसित करने से क्या होता है, उस बीमारी से हमें लड़ने में मदद मिलती थी। यही पूरे टीके का जो है कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी टीका बनता है तो हम लोग पूरा क्या करते थे कि पूरा एक वायरस या डेड वायरस या कमजोर वायरस लेते थे। समय बदला तो फिर हम लोग क्या करने लगे कि जेनेटिक कोड का इस्तेमाल करने लगे, पूरा वायरस नहीं बल्कि उसका जेनेटिक कोड। तो उस टीके को डीएनए टीके के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब क्या है कि हालांकि अगर देखा जाए तो सेल कल्चर की सहायता से क्या है, व्यापक पैमाने पे डीएनए आधारित वैक्सीन बनाना संभव है और काफ़ी समय भी लगता है। तो सेल कल्चर का तत्व क्या है, जो भी नियंत्रित दशा होती है, मतलब कंट्रोल्ड कंडीशंस में कोशिकाओं का क्या करते हैं हम लोग, विकास करते हैं। ठीक, तो अब हम जब डीएनए आधारित वैक्सीन जब लगवाते हैं, जो हमारे सेल्स होती है ना, वायरस या बैक्टीरिया के जीन पार्टिकल क्या करती हैं, प्रोटीन में बदल देती हैं। जब हमारे जो शरीर की सेल्स होंगी, जो भी वायरस या बैक्टीरिया का जीन पार्टिकल होगा उसको प्रोटीन में बदल देगी। अब इस प्रोटीन को क्या है कि जो हमारा शरीर है क्या बोलता है कि एक्सटर्नल तत्व, इस सब्सटेंस के रूप में देखता है, मतलब वो समझेगा ये बाहरी तत्व है। ठीक, अब इसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। ठीक, इस प्रोटीन से लड़ने के लिए इसी तरह से ये काम करता है। ठीक, तो जब कोविड-19 महामारी हुआ
तो तेजी से जो वायरस फैल रहा था उसके खिलाफ क्या कि तेजी से वैक्सीन की खोज करना बहुत महत्वपूर्ण था। तो जो डीएनए आधारित वैक्सीन जो जो टीका था, उसमें क्या करता था, काफ़ी समय लगता था क्योंकि कंट्रोल्ड कंडीशंस में बहुत सारा जो है नियंत्रित दशाओं में इसका कोशिकाओं का विकास करके हम लोग सेल कल्चर की सहायता से बनाते थे, ठीक? क्योंकि उसका जेनेटिक कोड निकालना था, फिर कंट्रोल कंडीशन में उसको बनाना था, तैयार करना था। तो उस वक़्त जो क्या हुआ कि एक तेज़ी से वैक्सीन, अब जो वायरस तेज़ी से फैल रहा था, तो वैक्सीन की खोज करना बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो उस वक़्त एमआरएनए वाली तकनीक क्या हुई, इम्पोर्टेंट साबित हुई। क्योंकि इसमें क्या था कि इस तकनीक के आधार पर जो वैक्सीन का निर्माण हुआ, बहुत कम समय में हो गया, बहुत कम समय में, ठीक है? तो ये बात यहाँ पे आई थी। अब एक बात आती है कि एमआरएनए वैक्सीन ये क्या है, ठीक? एमआरएनए या मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता क्या है? तो क्या होता है कि अगर डीएनए में देखा जाए तो डीएनए में क्या है कि शरीर की जो होती है ना, सभी आनुवांशिक जानकारी, जेनेटिक जो जानकारियाँ होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, वो होती हैं, स्टोर होती हैं, ठीक? एमआरएनए क्या करता है, इस आनुवांशिक जानकारी को एक सेट के निर्देशों के इन इन जो 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 जानकारियाँ होती हैं उसका निर्देश होता है, उसके सेट के रूप में, जो मतलब उसका एक पूरा सेट के रूप में कोशिकाओं तक पहुँचाता है, ठीक? और जो कोशिकाओं तक जो जानकारियाँ पहुँचती हैं निर्देशों के अनुसार, इसी आधार पे कोशिकाएँ क्या करती हैं, जो हमारे सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, प्रोटीन का निर्माण कर लेती हैं। ये बात यहाँ पे आती है, ठीक है? उसी आधार पे प्रोटीन का निर्माण करेंगी। आप देखिए जैसे क्या है कि इसमें रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से क्या हुआ, एमआरएनए से ट्रांसलोकेशन करके यहाँ पे प्रोटीन सीधे-सीधे जो है ये बनता है। तो एमआरएनए में क्या होता है, 4 न्यूक्लियोसाइड बेस होते हैं। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आरएनए में जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें बेस क्या होते हैं, 4 न्यूक्लियोसाइड होते हैं। कौन-कौन से? एडेनिन होता है, ध्यान देना इसको, एडेनिन होता है, ठीक है? यूरेसिल होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। वहीं अगर डीएनए में देखा जाए, ये आरएनए की बात बता रहे हैं और ये डीएनए में बताएं, तो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन तो होगा ही, यहाँ पे क्या होगा, गुआनिन भी होगा, साइटोसिन भी होगा, पर यहाँ पे थाइमीन होगा, ठीक है? एक अंतर है, यूरेसिल की बजाय यहाँ पे थाइमीन होता है। यही चीज आपको ध्यान देना है। इस चीज को किसने पूछा था? इस चीज को पूछा था यूपीपीसीएस ने। यूपीपीसीएस ने ये सवाल खूब पूछा हुआ है, कम से कम ये पीवाईक्यू उठाइए, 3 साल के बाद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हर 3 साल के बाद, कि इसमें डिफरेंस पूछता है या फिर पेयर पूछ देता है। तो देखिए आरएनए, इसको लिख लेते हैं पहले, ध्यान दीजिए, डीएनए, ठीक है? डीएनए, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको। देखिए ये डीएनए हो गया, तो डीएनए में क्या है, यहाँ एडेनिन होता है, थाइमीन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, ठीक? आरएनए में क्या होता है, एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है, ठीक? यही बात है ना, यहाँ पे थाइमीन और ये यूरेसिल, इसी का अंतर होता है यहाँ पे, ठीक? अब इसी के आधार पे जो है ये क्या होता है कि अब ये जो कोड होते हैं, यही अनुवांशिक कोड के अक्षर होते हैं। अब कैसे वैक्सीन बनती है उसको हम लोग बाद में समझेंगे, पर क्या करता है, अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। ये डीएनए बनाम आरएनए का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये होता है, जो क्षार युग्म होते हैं, तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, ये देख लीजिए डबल हेलिक्स मॉडल है और ये सिंगल हेलिक्स है, ठीक है? यहाँ देखिए साइटोसिन होता है, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल, आरएनए के न्यूक्लियस बेस होते हैं, और डीएनए क्या होते हैं, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थाइमिन होते हैं, ठीक? अब ये बात आपको इसने देख लिया। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है? अब इसमें यूपीएससी ने एक चीज और पूछा कि डीएनए के जो ये बेस होते हैं, जो इसमें तमाम जो भी अणु होते हैं, ठीक है, और जो भी बेस होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें कौन कौन से पेयर में रहते हैं, ठीक है? तो इसका पेयर एडेनिन का जो होता है थाइमिन और साइटोसिन का गुआनिन, ठीक है? ये दोनों पेयर में रहते हैं, ये आपको ध्यान में देना है। ये यूपीपीसीएस का सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखे रहिएगा, सवाल पूछते हैं। तो एमआरएनए वैक्सीन की कार्यप्रणाली कैसी है, इसको हम लोग देखते हैं कि जब प्रयोगशाला में एमआरएनए वैक्सीन का निर्माण करके, जो एमआरएनए का निर्माण करके जब हम एमआरएनए मैसेंजर आरएनए की वैक्सीन बनाते हैं, तो करती क्या है कि जो हमारी सेल्स होती है ना, उसमें एक निर्धारित प्रोटीन या प्रोटीन के खंड का विकास करने के लिए क्या करेगी, उसको उत्प्रेरित करेगी, ठीक है? ये सेल को, कि इस प्रकार के प्रोटीन का तुम निर्माण करो, ठीक? अब प्रोटीन चलते क्या होगी, जब इस प्रोटीन का डेवलपमेंट होगा तो जो हमारी सेल होगी वो क्या समझेगी कि ये कोई एक्सटर्नल ऑर्गन हमारे शरीर में आ चुका है, तो उसके प्रति क्या करेगी, वो जवाबी प्रतिरक्षा जो है, वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए सक्रिय हो जाएगी, प्रतिरक्षा प्रणाली उसका डेवलप हो जाएगा, ठीक है? तो यही है कि अब ये इसी तरह से क्या होता है कि अब जो ये प्रतिरक्षा कार्रवाई के लिए जो इसका डेवलपमेंट होता है ना, यही एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक? और हमें तुरंत बीमार होने से बचाती है, शरीर हमारा जो है भविष्य के लिए प्रतिरोधक क्षमता निर्मित कर लेता है।
ठीक। इन विट्रो सब्सक्राइब्ड आरएनए या सिंथेटिक आरएनए एमआरएनए का क्या है, संश्लेषित रूप है। मतलब इसका भी जो है मतलब ये क्या है, सिंथेसाइज रूप है, क्या, सिंथेटिक एमआरएनए या इन विट्रो ट्रांससब्सक्राइब्ड आरएनए। ठीक है, इसका एक क्या है, सिंथेसिस रूप है, इसको आपको ध्यान देना है। मतलब आपको अब इसमें देखिए प्रोटीन अब ये टीका कैसे बना, पहले हम लोग पूरा एक वायरस लेते थे, पूरा वायरस लेते थे और उससे अब टीका बनाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी बदली, तो उसका जेनेटिक कोड हम लोग वायरस के बजाय लेने लगे। जेनेटिक कोड से बनाते थे उसका वायरस, उसका टीका। किस तरह से कि कंट्रोल्ड कंडीशन में हम लोग नियंत्रित दशाओं में टीकाओं में उसका उपयोग करने लगे। काफ़ी समय लगता था। फिर जब जब ये क्या हुआ कि जब हमारे जब उसमें ये काम कैसे करता था कि जो हमारी बैक्टीरिया होती थी, जो जो वायरस होते थे, उसको जीन पार्टिकल को क्या करती थी, प्रोटीन में बदल देती थी। ठीक है, जो हमारी कोशिकाएं होती थी। अब शरीर क्या देखता था कि जो बाहरी तत्व है उसलिए वो एंटीबॉडी डेवलप कर लेता था। फिर बाद में जब जब ये कोविड-19 आया, तो जल्दी से जल्दी ये, क्योंकि इसमें बनाने में काफ़ी समय लगता था, कंट्रोल कंडीशन में हम लोग को उस तरह से बनाना पड़ता था। अब एमआरएनए यहाँ पे काम किया, एमआरएनए वैक्सीन। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद सिंथेसाइज एमआरएनए का भी बात आने लगी है। सिंथेसाइज एमआरएनए की तकनीक यहाँ पे दिया हुआ है, वही है इन विट्रो सब्सक्राइब्ड आरएनए या सिंथेटिक एमआरएनए। ठीक है, इसका एक सिंथेटिक रूप है। ठीक, ये बात है। अब आप जानते होंगे इसमें बाकी चीज़ें, अब पहले इसका उपयोग देख लीजिए कि उपयोग क्या है। तो बेस मॉडिफाइड इन विट्रो ट्रांसक्रिप्टेड एमआरएनए, इसका छोड़ दीजिए, इसमें कुछ वो नहीं है, ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। इसका उपयोग काम का कोविड-19 टीकाकरण में उसका उपयोग हुआ। ठीक है, तो बहुत तेजी से इसका विकसित किया गया। जैसे बायोटेक की फाइजर मैगजीन, मॉडर्ना द्वारा जो भी एमआरएनए टीके विकसित किए गए थे, वो आप देख सकते हैं। टीकों का तीव्र विकास इससे हुआ। इसके चलते एमआरएनए टीके की प्रभावशाली क्षमता और तीव्र गति से विकसित किए जा सकते हैं। इसका क्या होगा कि अन्य संक्रामक रोगों के खिलाफ भी इसका एक नए प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा और किया जाता है। व्यापक उपयोग है इसका, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके क्या कर सकते हैं हम, चिकित्सकीय प्रोटीन को कोशिकाओं के भीतर डिलीवरी करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि कैंसर के इलाज के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। ग्लोबल हेल्थ क्या करेगा, इसमें संक्रामक महामारियों और एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स की गंभीरता प्रसार करने में ये, कम करने में ये मदद करेगा। अन्य कई संक्रामक रोगों का जिससे समाधान हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से आपको देखने के लिए आई। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, शब्दावली देख लेते हैं। मेमेलियन सेल्स यहाँ बात की गई है कि स्तनधारियों की कोशिकाएं क्या होती हैं। ये क्या होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। आप जानते हो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, बेसिक एनसीईआरटी में चीजें हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स ये होती हैं, जो क्या होती हैं, ये टिश्यू से प्राप्त होती हैं किसी भी मैमल्स के। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। और इसमें अभी कौन कौन सी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, कवक होता है, पादप होती है, प्रणालियां, पादप मतलब पेड़। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फंगाई, जो ये प्लांट्स और जो एनिमल्स मैमल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो आई थिंक ये जो है साइंस एंड टेक आपका ये खत्म हो गया। 3 नोबेल प्राइज थे, तीनों नोबेल प्राइज के बारे में हमने बता दिया कि किस काम के लिए किस 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 को मिला था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन पे। इसको हम लोग आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शंस है, इसको हम लोग बहुत जल्दी से खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रीलिम्स पे चीज़ों को देखना है, मेंस वाली चीज़ों इसमें से नहीं देखनी है। तो आपको क्या देखना है कि जो UNWTO है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसने क्या किया, 2023 के सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची दी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची दी UNWTO ने। तो ध्यान देना आपको, UNWTO क्या है, तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। UNWTO जो है, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। ध्यान इस बात को देना है कि इसका कहाँ हेडक्वार्टर है, मैड्रिड यानी स्पेन में। ठीक है, अब यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। UNWTO ने सूची दी 2023 के सर्वश्रेष्ठ गांवों की। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी कि जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर ऑफ ऑफिशियल टूरिस्ट प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन के तहत किया गया था। ये 2003 में UN की विशेष एजेंसी बन गई थी। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। करता क्या है कि आर्थिक समृद्धि, समावेशी विकास और पर्यावरणीय संधारिता के बारे में पर्यटन को बढ़ावा देता है। ठीक है, SDGs और जो सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 है, उसमें पर्यटन को शामिल करके इसकी क्षमता को मजबूत करता है। ठीक है, इसमें 170 जो देश है, भारत इसका सदस्य है। इसका देखना आपको, UNWTO में भारत क्या है, इसका सदस्य है। ठीक है, 160 देश सदस्य देश हैं। बस इसको आपको इतना ही बस देखना है प्रीलिम्स के लिए, बाकी चीज़ें यहाँ खत्म होती हैं। तो जो UNWTO ने जो दिया है, ये क्या करता है, इसमें इस पहल का क्या है कि सर्वश्रेष्ठ गांव पहल के तहत क्या होती है कि जो ग्रामीण पर्यटन के स्थलों की पहचान करते हैं, और इसके लिए बहुत सारे मानदंड है, क्या कि जो कि संस्कृति हो, जो मान्यता प्राप्त संस्कृति हो और प्राकृतिक परिसंपत्तियाँ एसेट हो वहाँ पे,
जो कम्युनिटी आधारित मूल्य हो उसको संरक्षित करने के प्रति वहाँ के लोगों की प्रतिबद्धता हो, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में नवाचार और संधारिता के प्रति सुस्पष्ट प्रतिबद्धता हो, ये सारे आयाम हैं। इसी के आधार पर जो है ये सर्वश्रेष्ठ गांव के पहल को ये लाता है। तो कौन कौन से गांव आए हैं, तो ध्यान देना आपको, धोरडो गांव है। धोरडो गांव कहाँ पे है, ये जो है गुजरात के कच्छ जिले में है। इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में एक वैश्विक मान्यता दी गई है UNWTO द्वारा। यहाँ पे क्या होता है कि वार्षिक रूप से प्रसिद्ध रण उत्सव होता है, व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन होता है धोरडो गांव में। ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में है, ठीक है। रण उत्सव क्या है, एक सांस्कृतिक उत्सव होता है। इसका जो आयोजन कौन करता है, गुजरात पर्यटन विभाग करता है, हर साल नवंबर मंथ में करता है। इस गांव में सिंध का मतुआ समुदाय भी निवास करता है, सिंध का। इस समुदाय के लोग क्या होते हैं कि कसीदाकारी जो कला होती है ना, मुतवा कसीदाकारी जो कला है, इसमें दक्ष होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कोई भी कपड़ा होता है, इसमें छोटे छोटे दर्पण का टुकड़ा, चांदी का जो है आभूषण, इसी से क्या करते हैं हम लोग, कढ़ाई करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये कढ़ाई होती है, इसी के लिए फेमस है कसीदाकारी कला, ठीक है। दूसरा गांव है माडला गांव। ये क्या है, ये उन्नयन कार्यक्रम में चिन्हित हुआ है। ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में है। केन नदी इस गांव से होकर के जो है ये जाती है। बस इसके बारे में आप लोग इतना जानिए, बाकी चीजें प्रीलिम्स के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें मेंस के लिए हैं। अच्छा, अब आपको देखना है प्रीलिम्स के लिए 2-3 चीजें और भी, सब फैक्ट देख लेने हैं कि तमिलनाडु का जो है कोल्लू कुमलाई क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा चाय का बागान है। तमिलनाडु का कोल्लू कुमलाई ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा चाय का बागान है, ध्यान देना आपको। केरल का देवालोकाम ये क्या है, एक योग केंद्र है। तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव ये क्या है, पारंपरिक बुनियादी तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज में रहा है, ये मैंने 2-3 बार करा चुका हूँ इसको। महाराष्ट्र में जो माचली है क्या है कि ये नारियल और केले के बागानों से घिरा हुआ क्या है, कृषि गृह आवास यानी होम स्टे है। इसको आपको ध्यान देना है। हमारे यहाँ क्या होता है कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार मिलता है। कौन देता है, पर्यटन मंत्रालय हर साल ये देता है इसको, ठीक है। तो 2023 में कोंगथोंग गांव को क्या है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कांस्य से पुरस्कारित किया गया है। ध्यान देना है आपको, किस गांव को, कोंगथोंग गांव को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 के लिए पर्यटन मंत्रालय ने दिया है, ठीक है। अब आता है देखो देश अपना योजना, ठीक है। देखो अपना देश योजना ये क्या करता है, इसका उद्देश्य यह है कि भारत में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए होता है यूनिटी मॉल, ये इंपॉर्टेंट है। 2023 में ये इस बजट में इसकी घोषणा हुई थी। जो भी देने जा रहे हैं PCS का, UPPCS का, RO का, BPSC का या UPSC का, ये इंपॉर्टेंट है यूनिटी मॉल की। इसकी घोषणा 2023-24 का जो बजट था ना उसमें की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो राज्य की राजधानियां या प्रमुख पर्यटन या आर्थिक स्थल है उसमें इन मॉल्स की स्थापना की जाए। इसका मॉल का उद्देश्य क्या है, इसका इस्तेमाल होगा कि एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब चीज़ों का, GI टैग्स का, जो अन्य हस्तशिल्प उद्योग हैं इनका उत्पादों के बढ़ावा देने के लिए, उसको बेचने के लिए हर जिला में, हर राज्य की राजधानियों में प्रमुख पर्यटन स्थल पे या आर्थिक केंद्रों पे यूनिटी मॉल्स स्थापित किया जाए, जिसमें ODOP, GI टैग्स और जो हस्तशिल्प जो उत्पाद हैं उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको बेचा जाए और वहाँ पे उसको प्रदर्शित किया जाए, ठीक है। कोंगथोंग जिसको दिया गया सर्वश्रेष्ठ गांव का पर्यटन पुरस्कार, उसके बारे में जानते हैं। यह अपनी क्या है, जिंगर बाई लवी की अनूठी परंपरा के रूप में मतलब प्रसिद्ध है। उसका अर्थ क्या होता है, जिंगर बाई लवली का कि वंश की प्रथम महिला का गीत होता है, ठीक है। इसका ये जो कोंगथोंग लोग होते हैं इसका संबंध किसकी जाति है, खेंग सेंग खासी जनजाति से इनका उपयोग है। ये खासी भाषा बोलते हैं, आप जानते होंगे। ये मेघालय में है, ठीक है। ये पूर्वी खासी जो पहाड़ियां मेघालय में कोंगथोंग है, उसी को सर्वश्रेष्ठ गांव का पर्यटन पुरस्कार मिला है। ये राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या है, इन लोगों का संबंध किससे, सेंग खासी जनजाति से है। बस यहाँ आपका काम खत्म। अब आता है प्राचीन भारत में सैन्य प्रणाली। तो रक्षा मंत्री ने क्या हुआ, हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की है। किसने, रक्षा मंत्री ने भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन पे प्रोजेक्ट उद्भव का यहाँ पे शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ये भारतीय थल सेना और एक थिंक टैंक कौन है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके दोनों के सहयोग से जो है स्टार्ट की गई है। करना क्या, इसका उद्देश्य है कि शासन की कला, रणनीतिक विचारों से समृद्ध जो भारतीय विरासत है उसका पुनः खोज करना है, ठीक है। और जो समकालीन सैन्य पद्धतियां हैं उसके साथ प्राचीन ज्ञान को क्या करना है, मिलाना है,
उसका इंटरडिसिप्लिनरी अनुसंधान करना है, कार्यशालाओं और लीडरशिप सेमिनार का यहाँ पे संचालन करना है। ठीक है, जो प्राचीन सैन्य विद्या है उसका इस्तेमाल करके क्या करना है, हमें आधुनिक सैन्य चुनौतियों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को विकसित करना है। ठीक है, अब ये जो इसका सैन्य प्रणाली कहाँ मिलेंगी, बौद्धिक ग्रंथों में, शास्त्रों में, पांडुलिपियों में, विचारकों में, प्रमुख सैन्य अभियानों में, शासकों के द्वारा लिखित पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा पे इस पे यहाँ पे मिलेंगी। ये बात यहाँ पे की गई है, बस खत्म। ठीक है, सर सैयद अहमद खान की पुण्यतिथि थी, तो इसमें हम लोग जानते हैं सर सैयद अहमद खान में इनके बारे में जानते हैं कि ये जो है इन्होंने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये पत्रिका क्या थी, साइंटिफिक सोसाइटी का एक अभिन्न अंग थी। इसको आपको ध्यान देना है। साथ साथ इसमें देखना ये है कि सर सैयद अहमद खान ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका की भी शुरुआत की थी और वे ईसाई धर्म के जानकार थे। कमेंट्री ऑन द होली बाइबल नामक पुस्तक इन्होंने रचना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसको आप लोग बार बार देखते रहिएगा। मैगजीन होगी, अगर आपके पास तो पीडीएफ होगी तो आप इसको देख लीजिएगा। इन्होंने 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो मुसलमान है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त करने पे इन्होंने पहले से भी विचार कर लिया था और उस पे उन्होंने उसी पर कार्य करने के लिए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की 1863 में। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। यही अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई। बाद में यह बनकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। ठीक है, ये बात यहाँ पे खत्म है। ठीक है, इन्होंने अब ये बात यहाँ पे ध्यान देना उन्होंने कि अभी यहाँ पे एक चीज और देख लेना है कि उन्होंने महिलाओं के लिए असंगठित ट्यूटर आधारित घरेलू शिक्षा का समर्थन किया था। ठीक है, अब को एजुकेशन और लड़कियों की शिक्षा संस्थाओं का उन्होंने विरोध किया था। यहाँ बात आप ध्यान सकते हैं। ठीक है, ध्यान दे सकते हैं। बहुविवाह, शिशु हत्या और बाल विवाह की उन्होंने निंदा की थी। बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है। रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाई गई है। वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में तो इनका जन्म देख लेते हैं। तो बांदा में हुआ था, महोबा के चंदेल राजवंश में। और विवाह किससे हुआ, 1542 में गढ़ा कटंगा की गोंड राजवंश के शासक दलपत शाह से हुआ था। गोंड क्या है, सबसे बड़े जनजाति समूह में से एक होते हैं। ये मध्य भारत में निवास करते हैं। तो गढ़ा कटंगा के गोंड राजवंश के शासक दलपत शाह से रानी दुर्गावती का विवाह हुआ था। ये मुगल अकबर की समकालीन थी, मतलब मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थी और इसी के साथ इनका जो है संघर्ष भी हुआ था। ठीक है, तो अब इनके बाद जान लेते हैं कि जो चंदेल वंश थे, चंदेल वंश क्या था कि चंदेल वंश भारत पे शासन करने वाला एक राजपूत वंश था, जिजाक भुक्ति वंश। इसकी स्थापना कैसे हुई थी, इसकी स्थापना 1835 में 835 ईस्वी में नन्नुक ने की थी। ठीक है, ध्यान देना आपको। जो इसमें जो आप ध्यान देना, बुंदेलखंड के जो चंदेल राजवंश है इसके बारे में ध्यान देना है कि इसकी स्थापना किसने की थी, 835 में, 1800 निकल रहा बार 835 में नन्नुक ने की थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रीलिम्स के लिए और ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। शासक इसमें से प्रमुख कौन कौन से हैं, यशोवर्मन है, धंग है, विद्याधर है, इसको आप लोग जानते ही होंगे। इनकी राजधानी कहाँ थी, पहले राजधानी खजुराहो थी, बाद में महोबा बदल दिया गया था। ठीक है, भाषा यहाँ पे संस्कृत और प्राकृतिक बोली जा रही थी और महिलाओं को समाज में, परिवार में उच्च स्थान प्राप्त था, क्योंकि जो है इस सामाजिक संगठन वर्ण व्यवस्था इसका आधार था। अब यहाँ पे आते हैं कुछ मंदिरों के बारे में। ठीक है, तो मंदिरों के बारे में देख लेते हैं। तो जो अब इसमें क्या है कि खजुराहो शैली के जो मंदिर होते हैं 10वीं शताब्दी के बाद, उसकी विशेषताएं थी, क्या थी। तो विशेषताएं मंदिरों के बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या है कि ये जो है यहाँ पे वात्स्यायन के कामसूत्र से प्रेरित जो है कामुक मूर्तियां बनाई गई हैं, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ये बात पूछता है कि खजुराहो शैली के मंदिर की जो किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। ये बात यूपीपीसीएस ने अपने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। दो प्रकार के यहाँ पे दो जो धर्मों की यहाँ बात की जाती है, बौद्ध नहीं है। ठीक है, ध्यान देना, बौद्ध नहीं है, ये यूपीएससी पूछेगा। यहाँ पे 3 भाग होते हैं, गर्भगृह होता है, मंडप होता है, अर्ध मंडप होता है। ठीक है, अब ये पंचायतन शैली में जो है ये इनका मंदिर ये निर्मित है। ठीक, लक्ष्मण मंदिर विष्णु, इसका निर्माण किसने कराया था, यशोवर्मन ने कराया था। विश्वनाथ मंदिर शिव या पार्श्वनाथ मंदिर जैन, इसका निर्माण धंग ने कराया था। कंदारिया महादेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया था, विद्याधर ने कराया था। कंदारिया महादेव शिव भगवान की मूर्ति है। ठीक है, महोबा में सूर्य मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था, राहिल देव वर्मन ने कराया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या करना है, पतन की महमूद गजनवी और कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण के जो क्या हुआ, इसके फलस्वरूप जो है इस वंश का पतन हो गया। तो आपको यहाँ पे जो खजुराहो शैली के मंदिर हैं उसकी विशेषताएं देखनी है कि ये हिंदू और जैन धर्म है। विषय वस्तु देख लेना है आपको। इसमें गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप है। ये पंचायतन शैली में है। लक्ष्मण मंदिर विष्णु, इसका निर्माण यशोवर्मन। विश्वनाथ मंदिर शिव या पार्श्वनाथ मंदिर जैन, इसका निर्माण धंग। कंदारिया महादेव का निर्माण विद्याधर और महोबा में सूर्य मंदिर का निर्माण राहिल देव वर्मन ने कराया था। राहिल देव वर्मन ने।
ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने न्यूज इन शॉर्ट्स में। यहाँ पे दिखा है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, बस ध्यान दीजिए इसको कि 2023 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है नॉर्वे के जो लेखक हैं जान फासे को दिया गया। उनकी किस चीज के लिए, उनकी अभिनव नाटकों और गद्य की रचनाओं के लिए उनको दिया गया। जो है ये नॉर्वे की नाई नॉर्स्क भाषा में जो उन्होंने कृतियां लिखी उसके लिए दिया गया है। इन कृतियों में क्या है, कई सारे नाटक हैं, उपन्यास हैं, कविताएं हैं, अनुवाद हैं, बच्चों की किताबें हैं, निबंध है। और नाई नॉर्स्क नॉर्वे क्या है, दो आधिकारिक भाषाओं में से एक है। ये इनको दिया गया है जॉन फासे को, ठीक है। ये 2023 का साहित्य का पुरस्कार, बस खत्म। अब आता है यहाँ पे टोटो भाषा, टोटो लैंग्वेज के बारे में